In the previous lecture, we discussed about history, history's first part। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम ये दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य ये तय करता है कि इतिहास किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहला साक्ष्य क्या है? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई। बोगज कोई कहाँ पे? एशिया माइनर में। एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहते हैं, इनके नाम मिलते हैं। यानी इसमें हमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? पहले देवता हैं मित्र, दूसरे देवता हैं वरुण, चौथे हैं इंद्र और पांचवें सॉरी तीसरे हैं इंद्र और चौथे हैं नासत्य। इसमें न तो आपको अग्नि का जिक्र मिल रहा है, अगर अग्निदेव की बात आए तो अग्नि का जिक्र नहीं है। वायु देवता या पवन देवता का जिक्र नहीं है। तो इसमें अग्नि के देवता या वायु के देवता का जिक्र नहीं है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बोगज कोई के अभिलेख में किन किन देवताओं का जिक्र है। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य का एक नाम अश्विनी कुमार भी है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो भैया भागवत धर्म विकसित होने का जो साक्ष्य मिलता है वो बेस नगर के गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये भी जानकारी हमें अपनी परीक्षा के लिए याद रखनी है। और वो बेस नगर का जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? वो यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये भी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको परीक्षा के लिए याद रखना है। सर्वप्रथम, जहाँ पे भी सर्वप्रथम आ जाए ना तो समझ लो कि वो पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा या फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी। दुर्भिक्ष का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जब भिक्षा भी दुर्लभ हो जाए, मुश्किल हो जाए, यानी अकाल की स्थिति। तो अकाल की स्थिति की जानकारी देने वाला जो ताम्रपत्र है वह है सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। इसका पूरा नाम है सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। अब ये देख लो, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी। अब सर्वप्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था इसकी जानकारी देने वाला स्तंभ कौन सा है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ये अभिलेख प्रयागराज में अवस्थित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये ऐरण अभिलेख से मिलता है। और उस समय शासक भानुगुप्त थे। ये उत्तरवर्ती गुप्तोत्तर काल से, सॉरी, ये गुप्तोत्तर काल से संबंधित एक शासक हैं। परवर्ती गुप्त इन्हें कहा जाता है। और ऐरण अभिलेख ये आपको मध्य प्रदेश से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा साक्ष्य मिलता है। अब अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख के लिए नया पेन। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित शासक कौन है? कलिंगराज खारवेल। ये तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि का जिक्र नहीं है। यूपीएससी अक्सर ऐसे ही फैक्ट्स को पकड़ता है। वो कहेगा हाथी गुम्फा अभिलेख में फलानी फलानी तिथि अंकित है। अब आपको पता है कि तिथि रहित अभिलेख है तो तिथि कैसे अंकित होगी? वहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप में फंसाता है। तो ऐसे ट्रैप से बच के रहना। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में कौन से शासक हैं? रुद्र दामन। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में शासक हैं गौतमी पुत्र बलसरी। प्रयाग स्तंभ के शासक हैं समुद्रगुप्त। ऐहोल के हैं पुलकेशिन द्वितीय। द्वितीय हैं, द्वितीय याद रखना, नहीं तो पुलकेशिन प्रथम से आपको फंसा फंसा देगा। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन है? मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। तो आपको पता है भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हैं और प्रयाग स्तंभ लेख के समुद्रगुप्त हैं। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। इसका नाम बहुत कम सुनने को आपको इतिहास की किताबों में मिलेगा, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में कभी भी ऐसे अतरंगी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है। गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढा घर, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में क्या होता था, बहुत ठंड पड़ती थी, तो लोग बाग गड्ढों में गड्ढे खोदकर वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। क्यों बनी होती होंगी? क्योंकि लोगों को ज़मीन के नीचे जब जाते होंगे तो बाहरी जो वातावरण का तापमान होता होगा उससे कम, उससे अधिक तापमान गर्त आवास में मिलता होगा। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। तो प्राचीनतम सिक्के क्या कहे जाते हैं? आहत सिक्के, क्योंकि इन पर ठप्पा मार के इन पर पशु पक्षी और ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती थीं, और ये संभवतः ज़्यादातर जो आहत सिक्के होते थे वो चांदी के बने होते थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए है। इसी को साहित्य में काश्यार्पण कहा गया है। चांदी के सिक्कों को काश्यार्पण कहा जाता था जनरली। तो सामान्यतः ये सिक्के चांदी के होते थे, केवल चांदी के नहीं होते थे, सामान्यतः चांदी के होते थे, और इसीलिए इन्हें साहित्य में काश्यार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडु, ये पुडुचेरी के निकट पे है। अब आ गया आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी यहाँ पे लेखन कला तो है, यहाँ लेखन कला अवेलेबल है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, तो इस वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जहाँ पे लेखन कला भी है और वो पढ़ी भी जा चुकी है उसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। लेकिन आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आग का आविष्कार तो पुरापाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था। इसीलिए आग के उपयोग से मनुष्य नवपाषाण काल में भिज्ञ हुआ था, उसको जानकारी नवपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो सबसे पहला पालतू जानवर जो बनाया गया था वो कौन था? वो था कुत्ता। अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो न्यू एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है कुत्ते का जंगली पूर्वज। तो अगर ऑप्शन ये आए कि कुत्ता या कुत्ते का जंगली पूर्वज, तो आपको टिक लगाना है कुत्ते के जंगली पूर्वज पे, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की, उसमें यह फैक्ट दिया हुआ है। अब मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग की? सर्वप्रथम तावा धातु प्रयोग की। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब पहले हुई? नवपाषाण काल में हुई। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। अब मनुष्य ने सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कहाँ था? कुल्हाड़ी था, जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? अथिरापक्कम से प्राप्त हुआ था। ठीक, ये अथिरापक्कम कहाँ पे है? अथिरापक्कम तमिलनाडु राज्य में है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो कभी कभी अन्न उत्पादक के रूप में अब लहुरा देव को भी माना जाता है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। और स्थायी आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो स्थायी आवास के साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूं एवं जौ थी। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। वो भी क्या थी? हैंड एक्स, कुल्हाड़ी। ठीक, तो पल्लवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। पल्लवरम के तमिलनाडु से ही हैंड एक्स की खोज की गई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे, क्योंकि ये आम पत्थर था, सामान्य तौर पे मिल जाता था, इसीलिए स्फटिक पत्थर के अधिकांश औजार प्राप्त होते हैं।
भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये आपको पता होगा। चलिए